हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ NCERT क्लास 8 हिंदी पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ नंबर 8, जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह एक कविता है और इसकी रचयिता है, इसकी कवित्री है श्रीमती जया जादवानी जी। तो बच्चों, हम इस कविता को पढ़ेंगे, इसके सार को समझेंगे, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या भी करेंगे। आइए हम लोग कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो ये जो प्रस्तुत कविता है, पहले हम इस कविता का सार आपको बताएंगे। तो प्रस्तुत कविता जया जादवानी जी द्वारा रचित है और कवित्री का कहना है कि अभी निराशा की कोई बात नहीं है, अभी भी आशा के कई चिन्ह शेष हैं, इसलिए अभी भी यह सबसे कठिन समय हमारे लिए नहीं है। और कवित्री जो है इस पूरी कविता में एक आशावादी की तरह प्रस्तुत हुई, यानी कवित्री बहुत ही आशावादी स्वभाव की है, यानी वो उम्मीद कर रही हैं कि अभी ये बहुत ज्यादा कठिन समय हमारे लिए नहीं आया है। अभी भी कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जिसको उन्होंने अपनी इस कविता के द्वारा प्रस्तुत किया है कि हमारे लिए भी समय कठिन नहीं आया है। तो आइए हम अब इस कविता का जो है अर्थ आपको बताएंगे। तो इस कविता में जो है, हमने आपको पहले ही बता दिया इस कविता का सार, कि इस कविता में कवित्री का कहना है कि अभी जो है किसी को निराश होने के लिए कोई बात नहीं है, हमारे लिए आशा के कई शेष चिन्ह भी हैं, इसीलिए अभी ये सबसे कठिन समय नहीं है। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि यह समय अभी कठिन नहीं है, क्योंकि अभी चिड़ियों की चोंच में तिनका है, अर्थात चिड़ियों को भोजन और आश्रय मिल रहा है। चिड़िया स्वच्छंद होकर खुले आसमान में आज भी उड़ने के लिए तैयार है। हाथ पेड़ पौधों से झड़ती पत्तियों को थामने को आज भी तैयार है। स्टेशनों पर आज भी भीड़ लगी हुई है, रेलगाड़ियां आज भी अपने नियत समय पर नियत स्थान पर पहुंच रही हैं, जहां पर बहुत से लोग आज भी अपने सगे संबंधियों की प्रतीक्षा करते नजर आ रहे हैं। तो ये सभी बातें इस बात का सबूत है कि जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा है, इसे सबसे कठिन समय तो नहीं कहा जा सकता। अब देखिए कविता की जो अगली पंक्तियां हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो स्टूडेंट, जो ये वाली कविता है, इस कविता की जो ये कुछ लाइनें हैं, जो पंक्तियां हैं, इसका अर्थ होगा कि इस पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि अभी भी हमारे शुभ चिंतक चाहते हैं कि हम सूरज छिपने से पहले अपने घर पहुंच जाएं। रात को देर हो जाने पर उन्हें बेचैनी होने लगती है, यानी जिन्हें हमारी चिंता रहती है कि इतना वक्त हो गया अभी ये घर क्यों नहीं आए, तो हमें उनके लिए बहुत ही बेचैनी होने लगती है। अभी भी जो बूढ़ी नानी है बच्चों को सदियों पुरानी कहानी सुनाकर खुश करती हैं, बच्चों को अंतरिक्ष पार से आने वाली परी की कहानी सुनने तथा उसके बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। अर्थात जब तक लोगों का आपस में इतना प्यार और लगाव बना रहेगा, तब तक भला इस दौर को कठिन समय कैसे हम कह सकते हैं। तो कवित्री इसमें कह रही हैं कि हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, ये संपूर्ण संसार आशा पर ही टिका है। तो बच्चों, ये रही कविता की व्याख्या। अब हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है पाठ से
यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कविता में कवित्री ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत की है। जैसे पहला है, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। रेलगाड़ी अभी भी अपनी मंजिल तक जाती है। बूढ़ी नानी अभी भी कहानी सुना रही है। अभी भी कोई किसी के आने का इंतजार बेसब्री से कर रहा है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। इसका उत्तर होगा, चिड़िया चोंच से तिनका ले जाकर अपना घोंसला बनाती है। जैसे सभी लोगों को जीवन जीने के लिए एक आशियाने की जरूरत होती है, तभी चिड़िया घोंसला बनाती है। अब देखिए अगला प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। इसका उत्तर होगा, अभी भी सूरज डूबने में समय है। दूसरा है, कक्षा समाप्त होने में अभी भी समय है। अभी भी आप सब पढ़ाई नहीं कर रहे हो। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में कार्य के निरंतर चलने का भाव है। अब देखिए अगला प्रश्न है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। अब देखिए इसका उत्तर है, नहीं आप सब अभी भी अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अब देखिए अगला है ख, नहीं विद्यार्थी अभी भी अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। ग है, नहीं अभी भी कुछ राज्यों में हिंदी को आवश्यक विषय का दर्जा नहीं मिला है। तो अब हमें इसमें अभी भी और नहीं से क्या भाव का पता चल रहा है वो भी लिखना है। तो अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है और नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। अब अगला है, कविता से आगे। इसमें देखिए जो पहला है ये वाला, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। तो ये छात्र खुद स्वयं अपने आप करें। और दूसरा है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर होगा, जब हम घर से स्कूल या शाम को खेलने जाते हैं तो घर पर हमारी मम्मी प्रतीक्षा करती हैं। देर हो जाने पर मम्मी बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि माँ को मेरी चिंता है। मेरी माँ मुझे हर प्रकार की मुश्किलों से दूर रखना चाहती है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में यह झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया? आप अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए कि वह बस कैसी होगी। वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे। इस संदर्भ से लेकर कोई कथा बना सकें तो बनाइए। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत कविता में कवित्री ने कविता का भाव स्पष्ट करने के लिए कल्पना का सहारा लिया है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया की सभी बातें काल्पनिक हैं। कविता में रोमांच यानी फैंटेसी बनाए रखने के उद्देश्य से कवित्री ने ऐसा लिखा है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिकों के पास आज भी कोई उचित प्रमाण नहीं है, यानी कोई भी साक्ष्य हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके पास भी नहीं है कि अंतरिक्ष के पार कोई दुनिया है या नहीं है। तो स्टूडेंट हमारा ये आज की वीडियो
समाप्त हुई। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। ओके, थैंक यू।